एमडीकेट के पास्ट पेपर्स हल करने का ये सिलसिला है। यहाँ पे हम ईटा, एमडीकेट और बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वो जितने भी टेस्ट हैं पास्ट पेपर्स वो हम हल कर रहे हैं। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्वेश्चन नंबर पिछले लेक्चर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और यह है क्वेश्चन नंबर 57 में ये कह रहा है कि रिंग टेस्ट इज शोन बाय कंपाउंड्स हैविंग, ये मुख्तलिफ किस्म के रेडिकल्स दिए गए हैं, सल्फेट रेडिकल हो और क्लोराइड रेडिकल, नाइट्रेट या नन ऑफ द अबव। रिंग टेस्ट क्या है? देखिए, अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रेट है, रिंग टेस्ट जो है वो नाइट्रेट्स की कंफर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रिंग टेस्ट कैसे होता है? सबसे पहले हम वो साल्ट लेते हैं जिसमें आपने ये कंफर्म करना है, ये देखना है कि उसमें नाइट्रेट रेडिकल है या नहीं है, लाइक सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, क्रोमियम नाइट्रेट, आयरन नाइट्रेट, जो भी हैं। सबसे पहले उस साल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सोल्यूशन, पानी में डाल के सोल्यूशन बनाएं। फिर उस सोल्यूशन में से थोड़ा सा चंद मिलीलीटर आप टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं और इसके बाद इसमें फिर आप फ्रेश जो फेरस सल्फेट सोल्यूशन है वो आप डाल लेंगे और इसके बाद फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया अलोंग द साइड्स ऑफ द ट्यूब, तो एक रिंग बनती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। यानी रिएक्शन जब होगा तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। यह है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, यानी यह है आयरन और यहाँ पे इसके साथ होते हैं H2O, 5 मॉलिक्यूल अटैच हैं और फिर नाइट्रो ग्रुप है, यानी जो नाइट्रोसिल ग्रुप है, नाइट्रोसाइल आप किसे कहते हैं, ये वाला जो ग्रुप है। और इसके बाद फिर है सल्फेट। तो ये जो ब्राउन रिंग आती है वो एक्चुअली इसकी होती है। ये जो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट है तो ये ब्राउन रिंग आ जाती है उस टेस्ट ट्यूब में। तो ये नाइट्रेट की कंफर्मेशन के लिए ये एक टेस्ट है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली अकरिंग सल्फर कंपाउंड, यानी कौन सा कंपाउंड है जो कि सल्फर का कॉमन नहीं है। तो देखिए, H2S जो है ये वॉल्केनिक इरप्शन में भी रिलीज होती है, लेकिन साथ साथ नेचुरल गैस जो डिपॉजिट्स हैं उनमें भी हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। फिर आपके पास है सिल्वर सल्फाइड, तो सिल्वर सल्फाइड रेयर है, बहुत कम है, नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कंबस्शन प्रोसेसेस, जब कोल की कंबस्शन होती है तो उसमें रिलीज होती है। और ग्रीन हाउस गैसेस का एक अहम कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर में, साथ साथ एसिड रेन का भी एक कंपोनेंट है, तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी इसी तरह है, कंबस्शन के दौरान भी बनती है और वॉल्केनिक इरप्शन में भी। ये जो दोनों गैसेस हैं वॉल्केनिक इरप्शन में, तो अगर इन सब को कंपेयर किया जाए तो सिल्वर सल्फाइड यहाँ पे आंसर है। वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली अकरिंग, तो नॉट कॉमनली अकरिंग, सो दैट विल बी सिल्वर सल्फाइड। फिर कहते हैं कि द कैटलिस्ट यूज्ड इन कांटेक्ट प्रोसेस इज इजीली पॉइजनड बाय। अब पॉइजन बाय का मतलब यह है कि कैटलिस्ट जो है वो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर लेता है। अब अगर कैटलिस्ट का सरफेस जो है वो पूरी तरह अवेलेबल ना हो तो इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं कि पॉइजनिंग हो गई है कैटलिस्ट की। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स से इस वक्त जो कैटलिस्ट है कांटेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड पैदा करने का, बनाने का एक तरीका है, ये जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहम मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। और इस प्रोसेस को कैटलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लैटिनम। वैसे आजकल तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पे प्लैटिनम की बात हो रही है। तो कांटेक्ट प्रोसेस में प्लैटिनम इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पे प्लैटिनम का टुकड़ा है, तो ये है प्लैटिनम और ये सरफेस पे रिएक्शन होगा और सरफेस जो है वो इस प्रोसेस को स्पीड अप करता है। लेकिन अगर इसमें देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ये इनका प्लैटिनम के साथ कोई डिपोजिशन पे नहीं होती। यहां पर ये जो आपके पास है आर्सेनिक ऑक्साइड, यानी ये जो है AS2O3, ये जो है ये प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। कोई बाकायदा केमिकल रिएक्शन नहीं है, सरफेस के ऊपर ये जो आर्सेनिक ऑक्साइड है ये एडजॉर्ब हो जाता है। तो अब आप खुद देख लें कि जब सरफेस पे ये एडजॉर्ब हुआ तो जो अवेलेबल सरफेस है प्लैटिनम का वो कम पड़ जाता है। लिहाजा इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये पॉइजनिंग हो गई है कैटलिस्ट की, और अब जो कैटालिटिक प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
60 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। HBO2 बनता है, ये है। H3PO3 भी है, फास्फोरस एसिड। HbRO2 भी है। ये जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं फ्लोरीन के, ये एग्जिस्ट नहीं करते। इसके लिए यह है कि अगर आप इसका फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, तो अगर आप लेट से मैं ये ले लेता हूं कि फ्लोरीन का ये वाला जो ऑक्सी एसिड है, तो यहां पे होगा ऑक्सीजन, फिर ये होगा ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है। अब ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। इसकी रीजन ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन के मुकाबले में, तो इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फ्लोरीन उसके मुकाबले में नेगेटिव है, ठीक है जी। ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। फिर फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचता है तो अगेन ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ये एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ये है कि इस वक्त ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लें। ऑक्सी एसिड्स हैं, फ्लोरीन के नहीं होते, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ फिर ये हाइड्रोजन अटैच है, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट जाता है, तो ये ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि सेलेक्ट द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखिए ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये हैलोजेंस हैं, आप जानते हैं, और अगर हम इनको अरेंज कर लें तो फ्लोरीन है, नॉन पोलर है, फ्लोरीन है, और फिर हमारे पास है क्लोरीन, फिर नेक्स्ट जो है ये ब्रोमीन है और आयोडीन है। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मोलर मासेस जो हैं वो बढ़ते हैं। लिहाजा अगर हम देखें फ्लोरीन सबसे हल्का है, इसका मोलर मास बड़ा कम है, तो ये गैसियस स्टेट में है। क्लोरीन का मोलर मास ज्यादा है, क्लोरीन का है 71, ये भी गैस है, और ब्रोमीन जो है ये काफी ज्यादा है, 80 इसका एटॉमिक मास है, और अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो ये 160 होगा। तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। तो ये गैस है, फिर गैस है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है। तो ये कहता है कि विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, तो ये होगा ब्रोमीन। कहते कि चूज दी एंटर हैलोजन। देखिए एंटर बिटवीन हैलोजन, ऐसा कोई कंपाउंड, एंटर हैलोजन कंपाउंड, यानी ऐसा कंपाउंड के जो दो हैलोजन्स का हो, एंटर हैलोजन। तो देखिए इसमें एक ऑक्सीजन है, ये फ्लोराइड है, और इस तरह ये मरकरी का ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन का आयोडाइड है, ये ब्रोमीन का फ्लोराइड है। यहां पर ब्रोमीन और फ्लोरीन दोनों हैलोजन्स हैं, तो ये जो कंपाउंड है ये इंटर हैलोजन कहलाता है। लाइक आप इस तरह लिख सकते हैं ना, जैसे कि आप ये लिखते हैं HF, तो अगर HF है तो क्यों ना आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं लेट्स से बाय क्लोरीन, तो ये क्लोरीन फ्लोराइड भी बन जाता है। इसी तरह अगर आप ब्रोमीन यहां पे लगा लेते हैं, ब्रोमीन के साथ 5 फ्लोरीन है यहां पर, बिकॉज ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो देखें एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5 और 6 7, तो एक लॉन पेयर हमारे पास इस तरह का ये कंपाउंड आता है। यानी यह है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड जो कि इंटर हैलोजन है। इंटर हैलोजन हम उस कंपाउंड को कहते हैं कि जिसमें दो हैलोजन, दो डिफरेंट हैलोजन मिल गए हों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स 1s ऑर्बिटल इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। अब यहां पर एहतियात कीजिए, ये हमारे पास एटम्स हैं मुख्तलिफ, वहां पे दिए गए हैं। ये कहता है कि 1s ऑर्बिटल जो है ये किसका स्मॉलेस्ट होगा। देखिए एटॉमिक साइज का नहीं पूछ रहा, बल्कि ये 1s का पूछ रहा है। तो अगर आप इनको देखें, ये हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये देखिएगा, ये है फ्लोरीन और फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन और आयोडीन। याद रखें ये 1s का पूछ रहा है। तो न्यूक्लियस में जो सबसे ज्यादा प्रोटॉन है, यानी ये अगर न्यूक्लियस है और ये 1s है, तो सबसे छोटा 1s किसका होगा? 1s उसका छोटा है कि जिसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है। बिकॉज अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन के केस में ये 1s है फॉर एग्जांपल, तो फ्लोरीन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कम है, क्लोरीन में प्रोटॉन ज्यादा हो गए 17, फिर ब्रोमीन में ज्यादा, आयोडीन में सबसे ज्यादा है। तो सबसे छोटा जो 1s होगा वो आयोडीन का होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है और आ भी चुका है कि के शेल किस एटम का सबसे छोटा है। यही आंसर दिए गए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो के शेल भी आयोडीन का ही सबसे छोटा होगा। बिकॉज जब आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब आप नीचे जाते हैं पीरियड टेबल में, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है और इसकी वजह से कंट्रैक्शन आती है। तो जो के शेल है वो छोटा होगा इसके लिए, और इसी तरह 1s भी इसका छोटा होगा।
विच वन एमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो हैं आपको हैलोजेंस दिए गए हैं और इन तमाम हैलोजेंस के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ईच ऑफ देम कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में नहीं आ सकता बिकॉज फ्लोरीन बजाते खुद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि तमाम एलिमेंट से ज़्यादा है, तो अगर आप फ्लोरीन के साथ कोई अटैच भी कर लेंगे तो ये प्लस में नहीं हो सकता, ये माइनस में ही होगा बिकॉज ये उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इसके साथ सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखें, ऑक्सीजन है, अगर इसके साथ आप फ्लोरीन अटैच कर ले यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का इस बॉन्ड के लिहाज से ये -1 है और ये ऑक्सीजन +1 है, ये फ्लोरीन भी -1 है, ये ऑक्सीजन इसके लिहाज से भी +1 है, तो ऑक्सीजन का +2 है और फ्लोरीन का हमेशा माइनस में आता है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, in which group all the elements do not belong to the same block। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्यों? इसलिए कि हमारे पास जीरो ग्रुप एलिमेंट्स या नोबल गैसेस जो है तो उसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं ये तमाम ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सिवाय हीलियम के। हीलियम जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमारे पास आंसर ये है, ये पूछ रहे कि इन विच ग्रुप all the elements do not belong to the same block। तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो सारे अल्कली मेटल्स हैं, दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हाइड्रोजन पहले ग्रुप में नहीं आता, याद रखें पहले पीरियड में है लेकिन ये पहले ग्रुप में नहीं आता। तो फर्स्ट ग्रुप जो है अल्कली मेटल्स हैं, दे आर एस ब्लॉक। थर्ड ग्रुप बोरान फैमिली है, दे आर पी ब्लॉक। सेवंथ ग्रुप जो है वो फ्लोरीन की फैमिली है, हैलोजेंस है, ये भी पी ब्लॉक हैं। जीरो ग्रुप एलिमेंट में नियॉन एंड आर्गन ऑनवर्ड दे आर पी ब्लॉक, जबकि हीलियम जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। देखिए आयनिक कैरेक्टर का डिपेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स ज्यादा होगा उतना ही उस बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक जो एलिमेंट है क्लोरीन है, क्लोरीन इधर बाउंड है पोटाशियम के साथ जो मेटल है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी कम है, उसकी ज्यादा। बेरियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। लिहाजा अगर आप कार्बन और क्लोरीन का देखेंगे तो कार्बन जो है उसकी और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क है, जो रेफरेंस है, वो सबसे कम है। तो जो लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर होगा वो इस बॉन्ड का होगा, यानी जो लीस्ट पोलर बॉन्ड है। एक्चुअली आपसे कभी ये भी पूछ लेता है कि लीस्ट पोलर बॉन्ड कौन है, तो ये वाला है लीस्ट आयनिक कैरेक्टर, तो फिर भी ये वाला है। 67 द बिहेवियर ऑफ लेड क्लोराइड यानी प्लम्बस क्लोराइड PbCl2 और प्लम्बिक क्लोराइड PbCl4 रिस्पेक्टिवली। देखिए एक ये लेड जो है ये मेटल है, मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, 2 लॉस कर लेता है, लेकिन फिर 3 जरा मुश्किल हो जाते हैं और 4 तो फिर नहीं लॉस करता। तो याद रखें कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे है +4, तो +4 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस नहीं करेगा, सो ये कोवेलेंट हो जाएगा, मॉलिक्यूल होगा और ये एक आयोनिक कंपाउंड है। तो रिस्पेक्टिवली इज तो पहला है आयोनिक और फिर कोवेलेंट, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है। फिर कहता है कि ये कोवेलेंट है या आयोनिक, तो ये भी गलत है। कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, तो ऐसी कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट इसमें नहीं है। लेड और क्लोरीन का आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, तो ये वाला आंसर हमारे पास सही है। सिंपल आपने क्लू याद रखना है, जो कुलिया है वो ये है कि अगर मेटल है और उसके साथ आपने एक हेलोजन अटैच किया तो ये आयोनिक बॉन्ड होगा, 2 अटैच किए तो भी आयोनिक, 3 है तो आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाता है काफी, और 4 हैं तो फिर आयोनिक कैरेक्टर इतना कम है कि अब ये कोवेलेंट बॉन्ड के लागे, ये एक मॉलिक्यूल होगा। यानी मेटल 1-2 इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करता है, लेकिन फिर 3 या 4 या इस तरह। इसी चीज को आप आगे भी ले जा सकते हैं, लाइक अगर आप 10 ले फॉर एग्जाम्पल, तो SnCl2 10 एक मेटल है, तो SnCl2 10 ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मेटल है तो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, लेकिन ये SnCl4 तो 10 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो फिर बाकी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, फिर जब दूसरा लॉस होगा तो मजीद जो इलेक्ट्रॉन जो बच गए हैं उन पर अट्रैक्शन और भी बढ़ जाती है, लिहाजा फिर 3 या 4 इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस नहीं होते। 68 विच वन एमंग द फॉलोइंग हैज आयोनिक बॉन्डिंग, तो कहते हैं आयोनिक कंपाउंड कौन सा है। तो देखिए ये भी मेटल और नॉन मेटल, मेटल और फिर ये नॉन मेटल,
फिर ये दोनों नॉन मेटल, ये दोनों नॉन मेटल, तो आयनिक बॉन्ड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दो रह गए हैं मेटल और नॉन मेटल का। लेकिन इधर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, वही लॉजिक जो इधर मैंने आपको दी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आपके पास है सोडियम और हाइड्रोजन, तो ये बन जाता है सोडियम हाइड्राइड। यहां पे हाइड्रोजन -1 स्टेट है और सोडियम का है +1 स्टेट। 69 द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन इज। देखिए बोरॉन एक मेटलाइड है, मेटलाइड यानी ये जो फैमिली है इसकी बोरान है, एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है और इसके बाद इंडियम है और थैलियम है। तो बोरान इस ग्रुप में थर्ड ग्रुप में है और ये एक मेटलाइड है। तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन बोरान एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो मेटलाइड का इस तरह आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, ये आयनिक नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, तो ऐसा नहीं है, और नन ऑफ दिस, तो कोवेलेंट बॉन्ड है एक्चुअली। यानी नॉन मेटल और नॉन मेटल का तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मेटलाइड और नॉन मेटल का तो मोस्टली कोवेलेंट होता है, और मेटल और नॉन मेटल तो फिर ये आयनिक होगा। 70 कहते हैं सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड। देखिए यहां पे हम बात करें थर्मली मोस्ट स्टेबल, यानी जब आप हीट देंगे तो कौन सा बॉन्ड हाई टेम्परेचर पे टूटेगा। जाहिर है एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो बहुत ज्यादा पोलर होगा वो थर्मली मोर स्टेबल होगा। तो अगर आप इसमें देखें तो ये मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है, ठीक है जी। तो सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल, देखें पहली बात तो ये करें कि ये कोवेलेंट आपने चुनना है, तो ये छोड़ देंगे बिकॉज मेटल का है। हम इस तरह ये भी छोड़ देते हैं, हमारे पास दो आते हैं एमोनिया NH बॉन्ड और HF बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है, तो लिहाजा ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। यानी आप हीट करेंगे तो इसको भी अनपेयर करना पड़ेगा इस पेयर को, और साथ साथ ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर जो डायपोल डायपोल फोर्स है, उसको खत्म करने के लिए एक्स्ट्रा मजीद एनर्जी देनी पड़ती है। तो थर्मली मोस्ट स्टेबल ये है, सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड, तो वो ये है। 71 when lead shows inert pair effect। देखिए lead inert pair effect शो करता है, ये है क्या। देखिए मैं यहां पे ये जो ग्रुप है तो इसके मैं एलिमेंट ले लेता हूं, lead जिस ग्रुप में मौजूद है, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाला, देखिए when lead shows inert pair effect, ये inert pair effect क्या है। देखिए कार्बन है, कार्बन है सबसे पहले इस ग्रुप में, और फिर है सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम है, 10 है और फिर लेड है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होगी कि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक का ये दूसरा ग्रुप है, तो P2 कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये दूसरा पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 और 2p2। कार्बन में कोई ये s इलेक्ट्रॉन इनर्ट नहीं रहता, ये p के दोनों इलेक्ट्रॉन और s के इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 और 3p2, सिलिकॉन में भी s के दो इलेक्ट्रॉन, p के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं। अच्छा अब जर्मेनियम को देखें, ये है 4s2 और 4p2, फिर 10 को देखें तो ये है 5s2 5p2, और आखिरी है लेड 6s2 और 6p2। अब सब देखें इधर कि यहां पर अगर आप देखें 4s जब आप फिल करते हैं तो इससे पहले होगा 3d10 होगा, जब आप यहां तक आते हैं तो 3d10 4d10 वगैरह भी आ जाता है, 4d10। फिर जब आप 6s2 तक आते हैं तो फिर इसमें 4f14 भी मौजूद होगा। तो जब ये आते हैं d और f, इनकी वजह से इन आउटर इलेक्ट्रॉन s के जो इलेक्ट्रॉन है इन पे अट्रैक्शन बढ़ जाती है, बिकॉज डी और एफ जो है इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है, यानी ये न्यूक्लियस है, ये डी है तो ये पोरस होता है, इसके शील्डिंग इफेक्ट वीक है, ठीक है जी, ऑर्बिटल ज्यादा हो तो रिपेल करते हैं, तो ये न्यूक्लियस है और ये डी है और ये आउटर एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इनर शेल्स में डी होगा तो चूंकि उसका शील्डिंग इफेक्ट वीक है तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस जो है आउटर इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो लिहाजा उनका बॉन्ड में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा एस इलेक्ट्रॉन ये जो है पेयर, एस इलेक्ट्रॉन पेयर ये और ये डाउन द ग्रुप इधर से जाएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी एस पेयर का बॉन्डिंग में हिस्सा ना लेना, इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है, तो ये कहता है कि व्हेन लेड शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट, जब लेड इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा तो जब ये इनर्ट होंगे तो सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, सो बॉन्ड फॉर्म विल बी
आयोनिक बॉन्ड, यानी फिर सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। लेकिन जब इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करेगा तो फिर जो होगा बॉन्ड कोवेलेंट बनेगा। जब नहीं शो करता तो फिर ये वाले भी बॉन्ड में हिस्सा लेंगे, ये भी लेंगे, और इस तरह फिर इसके 4 बॉन्ड जो हैं ये बन जाते हैं, और फिर ये एक मॉलिक्यूल होगा जिसका जिक्र यहां पे हमने किया हुआ है, जैसे कि ये है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ थर्ड ए एलिमेंट्स फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। देखिए जो थर्ड ए के एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं थर्ड ए के, ये है बोरान फैमिली, बोरान है, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है गैलियम और एंडियम है, और फिर है थैलियम। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं यहां से यहां तक, तो ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है और ये दूसरा पीरियड है, फिर ये थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड 5 और 6। तो ये जो है पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बोरान की वो होगी 2s2 और 2p1, और फिर एल्यूमिनियम की है 2s2 और 3s2 और 3p1, और फिर इस तरह गैलियम जो है तो वो होगा 3s2 4s2 और 4p1, 4s2 और 4p1, और फिर यह है 5s2 5p1 6s2 और 6p1। यहां पर भी वही मामला है, यानी जब आप 4s तक जाते हैं तो 3d आएगा, 3d10, और इधर 4d10, और फिर इधर होगा 4f14। जो कहानी है चौथे ग्रुप में वो तीसरे ग्रुप में भी है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ थर्ड एलिमेंट्स जो हैं थर्ड ग्रुप के फर्स्ट डिक्रीजेस। तो इधर देखें कि जब आप बोरान टू एल्यूमिनियम जाएंगे सो दूसरे से क्या होगा, तीसरा शेल आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज आउटर इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, उन पर अट्रैक्शन डिक्रीज हो गए। लेकिन फिर आप देखिए तो ये डी और एफ आ गए हैं, इनकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन अब बढ़ जाती है, बिकॉज इनका शील्डिंग इफेक्ट वीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरान टू एल्यूमिनियम डिक्रीज होगी, लेकिन फिर गैलियम टू थैलियम फिर से इंक्रीज हो जाती है। तो कहते कि इंक्रीज, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है एंड देन इट इंक्रीजेस। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, मोस्टली तो डी है, हाँ इधर एफ भी है लेकिन हम डी लेंगे बिकॉज डी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो यहां पे अच्छा आंसर डी होगा। बेरिलियम, a member of the alkaline earth metal is almost as hard as, देखिए कैल्शियम बड़ा रिएक्टिव मेटल है, बड़ा सॉफ्ट है, ठीक है जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। तो अगर आप पीरियोडिसिटी को देखें, यह है बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम है, तो कैल्शियम भी चला गया, बेरिलियम तो बड़ा हार्ड है बिकॉज छोटा साइज है, कैल्शियम बड़ा है, इसके आउटर इलेक्ट्रॉन जरा दूर होते हैं। पोटाशियम तो अल्कली मेटल में है, इसमें तो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मेटालिक बॉन्डिंग काफी ज्यादा वीक है, तो पोटाशियम भी बड़ा सॉफ्ट है। आयरन और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम और आयरन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आयरन जो है वो ज्यादा बराबर होता है तकरीबन। बेरिलियम जो है ये कहता है इज एज हार्ड एज, तो यहां पे हमारे पास आयरन जो है ये आंसर बनता है।